नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास की। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो संभवतः आज दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो होगा। आज बलबन के साथ ही साथ हम लोग गुलाम वंश का भी अंत पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बलबन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और गुलाम वंश का अंतिम पड़ाव पे चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो मैंने पूछे थे। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को बताया गया है? किस मौलिक अनुच्छेद में? तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार को बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, कौन सा अधिकार, कौन सा फंडामेंटल राइट्स निषेधात्मक है ना कि आदेशात्मक, मतलब जिसके आगे दंड नहीं दिया जाता, जिसके संविधान में सिर्फ मना किया कि निर्देश दिया गया है कि आप इसको ना करें। ओके, प्रोहिबिटेड किया गया है, तो वो है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और थर्ड क्वेश्चन था कि स्टेट की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई? तो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग हाईलाइटली देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफली हम लोग देखेंगे। स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। स्टेट मतलब जब जो राज्य, फंडामेंटल राइट्स में राज्य वर्ड का यूज़ होता है कि राज्य ये करेगा या राज्य वो करेगा, तो राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य की डिफिनेशन दी गई। राज्य के डिफिनेशन में 3-4 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या संसद। शॉर्ट में जल्दी देखेंगे। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल। और थर्ड है जो सरकार के अधीन कोई भी जिला परिषद या जो स्थानीय सरकार जो बोल सकते हैं, जिला परिषद, जिला पंचायत। ओके, जिला पंचायत होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब इसमें गिनी जाती हैं। फोर्थ वन है सरकार के अधीन कोई भी कंपनी, निगम, संस्था, अभिकरण। ठीक है, सरकार के अधीन होना चाहिए कोई भी कंपनी, संस्था, निगम, अभिकरण, ये सब इसमें राज्य के कैटेगरी में आते हैं। शॉर्टली हम देखेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी गया है। 1981 में शायद आया था। ठीक, 1981 में केस आया था अजय हंसिया वर्सेस सोहरावर्दी, ऐसा कुछ नाम था इसका, सोहरावर्दी केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें और जोड़ दी। अगर ऐसी कोई संस्था, निगम, कंपनी या संगठन, ऐसा कोई संगठन होगा जिसमें 3 क्वालिटीज होंगी, सरकार उसमें 100%, 100% या कुछ हिस्सा भी, ठीक है, या कुछ हिस्सा भी वित्तीय सहायता देगी। अगर फाइनेंशियल हेल्प देगी या फाइनेंशियल सब्सिडी देगी तो वो भी स्टेट के अंडर में आएगा। ठीक। दूसरा क्या था? सरकार के पास यदि पावर होगी उसकी मोनोपोली की, पावर या मोनोपोली होगी, मतलब एकाधिकार होगा उसके डिसीजन लेने का एक अधिकार होगा तो भी इसके अंदर आएगी। थर्ड है वह संस्था, वह कंपनी, वह निगम लोकहित में कार्य कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें आएंगी। इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत अच्छा ये टॉपिक होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सरकार राज्य के अंडर में नहीं गिनी जाती है। ठीक, ये 4 ऑप्शन देंगे या 4 के अलावा एक्स्ट्रा एक और दे देंगे, या फिर अजय हंसिया केस, सोहरावर्दी केस किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर एक और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। एक्चुअली जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये कहा गया है कि आपको हर प्रकार से राज्य की विधि द्वारा सम्मित
किसी भी नियम के तहत आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ यदि राज्य ऐसा कोई कानून बना दे कि हाँ इसके अतिरिक्त इस पर रोक लगाई जा सकती तब रोक लगेगी, लेकिन अन्यथा की किसी भी हालत में रोक नहीं लग सकती। अब देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट भी, प्लस पॉइंट अमूमन लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका एक सब्स्टिट्यूट कहा जाए कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता तो है ही है, साथ में इनके साथ जो व्यवस्थाएं जरूरी होंगी, जो नेसेसिटी होगी, वो भी आपको इसी में गिनी जाएगी। ओके, तो इसमें नेसेसिटी में क्या हो, जैसे कई अधिकार बोलते हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है विदेश जाने का अधिकार। दूसरा है एकांतता का अधिकार, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि राइट टू प्राइवेसी किस में बताई गई है, किस आर्टिकल में है, ठीक है, जीवन का। और तीसरा जैसे और पढ़ लेते, शिक्षा का अधिकार भी है, और इसी के आगे फोर्थ में है सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि जीवन, और ये किसके अंडर में आता है, इसी में एक पार्ट है जीविकोपार्जन का अधिकार, उसके अंडर में ये आता है, ठीक है। एक और है चिकित्सीय यानी मेडिकल, आपको मेडिकल सुविधाएं लेने का अधिकार होता है। जैसे सपोज करिए एक इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, परमानंद वर्सेस भारत संघ का केस था 1989 के आसपास था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको तत्काल रूप से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और जो व्यक्ति उपलब्ध कराएगा उस पर पुलिस किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करेगी, ठीक है। ये अमूमन टीवी में आया भी करता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, तो कि ये इसी में आता है। फिफ्थ नंबर है शिक्षा का अधिकार भी बता दिया, जीविकोपार्जन, इस तरह के कई अधिकार हैं। जैसे धूम्रपान निषेध अधिकार, मुरली देवड़ा का केस था, ठीक है। कार्यस्थल पर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन का, कार्यस्थल पर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार होता है, कार्यस्थल पर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो फॉरेन राइट होता है वो भी इसी में गिना जाता है। अभी रिसेंटली एक सीटेट या टेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था विशाखा गाइडलाइन किससे रिलेटेड होती है, तो विशाखा गाइडलाइन ये कार्यस्थल पर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो कार्यस्थल पर इतना हम लोग ब्रीफली देखा। अब एक पॉइंट और बचा है आर्टिकल 18, उसको भी हम लोग कवर कर लें। आर्टिकल 18 इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उसमें ये बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी तरह की उपाधि धारण नहीं करेगा। ओके, भारत का कोई भी नागरिक किसी तरह की उपाधि धारण नहीं करेगा, मतलब ये निषेधात्मक है, प्रोहिबिटेड है, आदेशात्मक नहीं है। कोई भी मतलब इसको अगर तोड़ेंगे तो आपको किसी तरह का कोई केस नहीं आपके तरफ हो जाएगा, कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ओके, तो ये निषेधात्मक है, आदेशात्मक नहीं है, पहला पॉइंट ये। अब इसमें देखिए 18(1) में एक पॉइंट है कि सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि होती है, कर्नल की उपाधि होती है, लेफ्टिनेंट की उपाधि होती है, ये धारण कर सकते हैं। दूसरा कहता है 18(2)(3) में ऐसा प्रोविज़न है कि विदेशों द्वारा दी गई, अन्य देशों द्वारा दी गई उपाधियों को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। इसमें भी एक केस आया था, इसका केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ का केस था, और 1996 के आसपास आया था। उसमें बताया गया था कि जो भारत रत्न हैं और पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब होती हैं, ये उपाधियां नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग नाम के साथ नहीं होता है। तो ठीक है, मैंने एक ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की, जितना पर्याप्त, जितना कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना हो और डिटेल में आपको जानना हो, एक एक राइट पे मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में डिस्कस किया है, सब पे डिटेल में जाके आराम सब कुछ फंडामेंटल राइट्स पे लगभग 8 से 9 वीडियोज़ हैं, उसमें एक एक पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस किया है। ये लिमिटेड नहीं है, ये लगभग 10 से 12 हैं, मैंने जो याद आया वो अभी बता दिया, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन सही दिए हैं, आंसर दिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में वीडियो में मैं आप 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके आंसर दीजिएगा। तो अब जो क्वेश्चन है उसके बारे में ध्यान सुनिएगा, वो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होंगे आज के। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है और वह कौन सा अधिकार है? ठीक, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है और वह किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, किस प्रकार का अधिकार है ये बताइए। सेकंड क्वेश्चन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे प्रमुख अनुच्छेद है, उसके बारे में बताइए। वो अनुच्छेद बताइए। देखिए 2 अनुच्छेद हैं, उसके बारे में आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने पुराना टॉपिक मध्यकालीन इतिहास पर करते हैं, जो हम लोग का रेगुलर टॉपिक चल रहा है बलबन पे स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा, शुरुआत से स्टार्टिंग की, और हम लोगों ने बंगाल विजय तक देख लिया था। आज हम लोग बंगाल विजय के साथ मंगोल विजय और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसका वैल्यूएशन करेंगे, साथ साथ गुलाम वंश के जो उसके बाद उत्तराधिकारी आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बंगाल आक्रमण से ही अटैच करते हुए मंगोलों के आक्रमण पर उस पर क्या पॉलिसी रही, मंगोल के अगेंस्ट उसकी क्या पॉलिसी रही, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए मंगोल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बलबन की एक पॉलिसी थी कि वो अन्य राज्यों पर अटैक नहीं कर रहा था। हिंदू राज्य जो थे उन पर अपने अटैक नहीं करता, हमेशा डिफेंसिव मोड पे खेल रहे थे। और कई मैंने बताया भी था कि दरबारियों ने सजेशन किया कि अन्य राज्यों को विजिट करिए, लेकिन वो अन्य राज्यों को विजिट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी सत्ता को सुसंगठित करना चाहता था, अपने पद को प्रतिष्ठा दिया जाता था। इसीलिए उसने अपने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लास्ट वीडियो में मैंने उसका राजस्व लिख दिया है, उसको आप एडिट कर लीजिएगा। वो राजत्व सुना होकर राजत्व था। तो उसने जो अपने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो राजाओं का दैवीय सिद्धांत के समतुल्य माना गया। पहला राजा था जिसने राजाओं के सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक निरंकुश शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन वो कहीं भी अपनी तो उसने बर्बरतापूर्ण नीति अपनाई और निरंकुश शासन नीति पर, लेकिन कभी अन्य राज्यों पर अटैक नहीं किया। उसका मेन कारण ये था कि हम अन्य राज्यों पर अटैक करेंगे तो उसका 2 कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सुशासन खुद ही कमज़ोर है। दूसरी बात, मंगोल तो इसी ताक में बैठे ही हैं कि हमारा कहीं माइंड डाइवर्ट हो और वो दिल्ली का सपना देख रहे तो वो अपने सपना को पूरा करें। इसीलिए उसने मंगोल के अगेंस्ट सबसे पहले थोड़ा सा मंगोल की जो बाउंड्री थी, मैंने बताया था जो भारत का नक्शा है वो अगर इस डायरेक्शन में बांटो तो ये उत्तरी पश्चिमोत्तर सीमा, ये पश्चिमोत्तर सीमा थी। इस पर उसने क्या किया, एक दुर्ग बना दिया। ठीक, यहाँ पे दुर्ग बना दिया। दुर्ग बनाने के साथ साथ क्या किया, यहाँ पर एक शेर खान, अपना चचेरे भाई का कजिन था शेर खान को उसने अपॉइंट कर दिया। अब मैंने शेर खान के बारे में बताया भी था, इसको मरवा दिया था बलबन ने। शेर खान इतना बहादुर योद्धा था कि इससे खोखर जनजाति और मंगोल खुद ही भय खाते थे। तभी जब तक शेर खान रहा तब तक मंगोल ने तो अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन चचेरे भाई, क्योंकि चालीसा का सदस्य भी था और चचेरा भाई था, कुछ राइटर्स लिखते हैं कि चालीसा सदस्य होने के नाते चालीसा का दमन की नीति के अंतर्गत से बलबन ने इसको मरवा दिया था विष देकर। दूसरी बात, कुछ लोग राइटर्स ऐसा मानते हैं कि इसकी बहादुरी से वो बलबन ईर्ष्या करता था, इस कारण बलबन ने इसे मरवा दिया। इन शॉर्ट मारा गया लास्ट में जब शेर खान मारा गया तो ये बाउंड्री हो गई कमज़ोर। अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा? शेर खान तो मर गया, मंगोल इसी से डर रहे थे। तो अब इसने क्या किया, इसके ये देखिए 2 बाउंड्री में हिस्से में बांट दिया। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सामान्य का एरिया उसको दिया, वो एरिया उसको दिया। समरी तौर पर देखते हैं, 2 हिस्सों में बांट कर एक हिस्सा दे दिया मोहम्मद खान, मतलब जो उसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद खान, उसको दे दिया, और दूसरा हिस्सा दे दिया बुगरा खान। इन दोनों कहा कि आप रखवाली करना ठीक है, मंगोलों को आने मत देना। लेकिन 1285-86 के आसपास मंगोल हमला कर देते हैं और मोहम्मद खान उस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन इसकी डिफेंसिव नीति से बलबन की डिफेंसिव नीति के कारण मंगोल आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन युद्ध में मोहम्मद खान मारा जाता है। सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र मारा जाता है। सुल्तान इससे बहुत ही दुखित होता है, बलबन बहुत ही दुखित होता है, लेकिन वो अपनी नीतियाँ नहीं बदलता। देखिए इसीलिए उसका राजत्व का सिद्धांत बहुत फेमस कहा जाता है, अपने रूल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो उसके प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मृत्यु तो हो गई बड़े बेटे की, दुखी भी हुआ, रोया भी, लेकिन इसकी सुरक्षा पर ध्यान कंसंट्रेट किए रहा, क्योंकि अगर यहाँ सुरक्षा में ढील होती तो बुगरा खां भी चले से निपट जाते और दिल्ली का तख्त भी चला जाता। तो उसने तुरंत यहाँ पे अन्य सैनिकों को, अफगानियों को, अन्य सैनिकों को भेजा और इसको सुरक्षा करवाई। अब इसके बाद क्या होता है, जब इसके अपने पुत्र को ये 2 उपाधियाँ मरने के बाद भी देता है, एक शहीद आजम ठीक, और दूसरे खान ए शहीद 2 उपाधियाँ
अपने पुत्र को देता है। ठीक, अपने पुत्र मतलब मोहम्मद खान को देता है, इसको नहीं दिया, बुगरा खान को नहीं दिया। ठीक, इसको दिया पुत्र। अब समरी के तौर पे कहा जाता है, समरी के तौर पे कहा जाता है कि बलबन ने अपने जीवन काल में मंगोलों के अगेंस्ट काफ़ी डिफेंसिव नीति फैल कर उसने सिर्फ उनको रोका, ना तो आगे बढ़ पाए मंगोल, ना तो बलबन आगे बढ़ पाए। दोनों अपनी एक सीमा में एक काजा की लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी है, इस साइड मंगोल और इस साइड बलबन। लाहौर तक ही ये जो बाउंड्री थी वो लाहौर के बीच में खींची गई थी, लाहौर तक इनका राज्य और बाकी सब उनका राज्य। ठीक, अब देखिए सब बलबन का हमने सिंहासन कैसे बैठा वो पढ़ लिया। बलबन ने कितने राज्य जीते, जो छोटे मोटे राज्य विद्रोह करे तो उन सब के बारे में पढ़ लिया। मेवाती थे, दोआब का क्षेत्र था और रुहेलखंड, इसके बारे में पढ़ लिया। बंगाल विजय देखिए तुगरिल खान का, और फिर उसके बाद मंगोल देख लिए, सबके बारे में। मतलब अब कहा जाए जो इंटरटेनमेंट और फाइट वाले सीन थे वो सारे कंप्लीट कर दिए। अब बलबन के हम अंतिम पड़ाव चलेंगे, 85-86 तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए बलबन काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका है, 79 में ही तुगरिल खान बुढ़ापे का वास्ता देकर इस पर अटैक कर देता है। तो अब तो 5 से 5-6 साल और हो गए हैं, तो 86 के आसपास 86-87 में अब बलबन बूढ़ा हो चुका है। अब उसको वही डर सता रहा है जो हर राजा सताता है कि अब उसका वंश आगे कैसे चलेगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुत्र था वो तो शहीद हो गया युद्ध लड़ते लड़ते। दूसरा बुगरा खां था, ये पहली बात आमोद प्रमोद में बहुत पड़ा था, आमोद प्रमोद में बहुत पड़ा था। तभी तो उसको चेतावनी दी थी कि सुधर जाना, हमारे जाने के बाद हालत कोई गड़बड़ ना करना, नहीं तो तुगरिल खान जैसा बर्ताव करूंगा तुम्हारे साथ। दूसरी बात ये उत्तरदायित्व हीन भी था, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता नहीं था, सीरियस नहीं था काम के प्रति। तो बलबन इसको नहीं चाहता था, कहता है इसको रिजेक्ट करो, इसको नहीं बनाएंगे उत्तराधिकारी अपना। तो और इसने एक तो कारण यह है। दूसरा कारण क्या है, जब बलबन बूढ़ा हो गया था तो कहता है कि बुढ़ापे में अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो बुगरा खां को बुलाता है वापस, लखनौती, बंगाल की इख्तियारी दे दी थी ना बुगरा खां को, बंगाल की इख्तियारी दे दी थी लखनौती। तो वहाँ से कहता है कि बुगरा खां हमारे पास आ जाओ, बुढ़ापे में हमारे साथ रहो, कुछ दिन बाकी हैं, आराम से चैन से काटते हैं। तो बुगरा खां को आता ही नहीं, फिर किसी तरह 2-3 संदेश भेज के बुगरा खां आता है किसी तरीके। लेकिन बुगरा खां अपने पिता को जो बचपन से देख रहा है, इतना निरंकुश, इतना कहा जाए एक बर्बर किस्म का, क्योंकि उसने बलबन का हमेशा कठोर रूप देखा था, कभी भी उस रोते हुए तो बलबन को देखा नहीं था, जो पिता पुत्र की मृत्यु पर रो रहा था उस रूप को तो देखा ही नहीं था। मतलब उसने एक हार्ड साइड देखा था, सॉफ्ट साइड बलबन के रूप को नहीं देखा था। इसीलिए बुगरा खां बलबन से बहुत डरता था, बहुत डरता था, उसके कठोर हृदय से बहुत डरता था। इसीलिए जब वो वापस तो आ जाता, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कुछ बहाने बनाकर वापस बंगाल चला जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक, बंगाल। तो अब एक तो वो बलबन के दिमाग में पहले नहीं चल रहा था कि उसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, दूसरी बार बुगरा खां ऐसा हरकत कर देते हैं, बिना पिता को बिना बताए वापस चले गए। तो बलबन क्या करता है, अपने जो बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद, इसे युवराज मोहम्मद भी कुछ लोगों ने बताया है, शहजादा मोहम्मद का पुत्र था कै खुसरो, इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। कै खुसरो को, मतलब इसका ये पौत्र है, ग्रांड सन है, ठीक है, उसको कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और 87 के आसपास बलबन की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बलबन को कहाँ पे दफनाया गया था, तो दिल्ली में दफनाया गया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक बात और, मैं हर क्वेश्चन हर फैक्ट्स पे लाइट नहीं डाल सकता, हर फैक्ट पे प्रकाश नहीं डाल सकता। तो कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो आपको खुद मेहनत करके पढ़ने होंगे। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी और आज के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप फैक्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करें। जो मॉडल पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न जो सब्जेक्ट आप पढ़ लें उसके क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें, उसके प्रैक्टिस जरूर करें, तो आपको और अपडेट भी मिलेगा, जो पॉइंट छूट जाएंगे उनके बारे में नॉलेज भी मिलेगी। ओके, तो देखिए 1287 के आसपास बलबन की मृत्यु हो जाती है और सत्ता पे कौन बैठा है, कै खुसरो। लेकिन बलबन की मृत्यु हो जाने के बाद देखिए चहेता तो था ही सबका, चहेता तो था ही, तो इसके जो अनुयायी थे, इसके जो कहा जाए मलिक थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए,
कपड़े फाड़ दिए और बहुत रोए थे, कहा जाए कपड़े फाड़ दिए और नंगे पैर बलबन की डेड बॉडी को उठा कब्रिस्तान तक ले जाते हैं और रास्ते में अपने सर पर मिट्टी फेंक रहे होते हैं दुख के कारण। और ये कहा गया है और इसको बारे में बताया गया कि उन्होंने 40 दिन का शोक उपवास किया और 40 दिन तक ज़मीन पर सोए थे। बलबन की इससे पॉपुलरिटी समझ सकते हैं कि तुर्कों में बलबन की कितनी पॉपुलरिटी थी। उसके मलिकों ने अपने कपड़े फाड़ दिए दुख के कारण और नंगे पैर उसको कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, फिर 40 दिनों का शोक करते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, अपने सर पर मिट्टी फेंकते हैं। इस तरह के शोक का संतप्त होकर बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन किसी के साथ मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने अब बलबन के बारे में पूरा पढ़ा, जीवन के बारे में, कैसे एक छोटा सा चालीसा का सदस्य नायाब ममलिकत होकर सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के बाद अपने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, एक निरंकुश शासक की भूमिका को निभाते हुए तुर्कों की शक्ति को संगठित करने हेतु एक निरंकुश शासक की भूमिका में आता है और एक बर्बरतापूर्ण निर्णय लेते हुए एक ऐसा शासन जो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था उसको पुनः से संगठित करता है और साथ ही साथ जो उनके विरोध में होते हैं उनको हराता है, मंगोलों पर पूरी तरह कंट्रोल करता है। एक काजा दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश के पास जो सबसे दमदार शासक देखने को मिलता है इतिहासकारों की नज़र में, वो बलबन ही होता है। ठीक, अभी तक तो हम लोगों ने उसकी फाइट सीन पर, मतलब कुल मिला के जो एडवेंचर्स थे उस पर डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे उसकी पॉलिसीज़ क्या थी। पॉलिसीज़ करने के साथ उसमें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर 3 पॉलिसी उसके सामने आती है। पहली तो रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उसका बेकार हो, उस पर भी हम लोग काफ़ी आराम से डिस्कस करेंगे। देखिए उसने एक पॉलिसी अपनाई थी कि उसको जो इल्तुतमिश के टाइम में इक़्तिदारी दे दी गई थी उससे पैसा आ नहीं रहा था। ओके, तो उस पैसे को एक्लेमेटाइज करने के लिए उसने एक पॉलिसी अपनाई, फिर सेना को अपडेट किया, फिर तीसरी पॉलिसी गुप्तचर विभाग को लाया, है ना। तो ये 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब हम लोग इस स्लाइड में बलबन की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो इसकी देखिए प्रशासनिक पॉलिसी की जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, उसको हम लोग 3 भागों में देखते हैं। ठीक है, इस तरह ना देख करके पॉइंट्स में देखते हैं। ठीक, 3 भागों में। पहला पॉइंट देखिए, इल्तुतमिश के टाइम एक सिस्टम आया था, इक़्तिदारी वाली सिस्टम, हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें क्या पॉलिसी थी कि जो उसके सैनिक थे उनको उनके कार्यों के बदले वेतन ना दे करके भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी और वो भूमि में के पर अपना कंट्रोल करते थे और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था अपना हिस्सा काट कर सेंटर के पास सत्ता में भेज देते सिंहासन के पास। लेकिन अब धीरे धीरे बलबन को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जितनी इक़्तिदारी हैं उसमें उससे उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अर्थव्यवस्था भी पूरी चरमरा चुकी थी। वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो इक़्तिदार वो पैसा नहीं भेज रहे हैं। कुछ तो इक़्तिदार अंडरग्राउंड हो गए, रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। दोनों का ब्लू टिक तो लग रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। दूसरी बात, कुछ इक़्तिदार तो अब ब्लॉक करके बैठे हैं, जवाब नहीं उनका, कोई ना तो मैसेज ही नहीं जा रहा है। तो उसने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र में 2000 इक़्तिदारों की जांच के आदेश दिए। जब 2000 इक़्तिदारों की इक़्तिदारी के जांच के आदेश दिए, जब जांच हुई तो यह पाया कि 2000 इक़्तिदारों में अधिकांश इक़्तिदार ऐसे हैं जो वृद्ध हैं या तो मर चुके हैं। ठीक, उसमें तो क्या आया कि दो तरह के पॉइंट है। एक तो या तो वो इनकी डेथ हो चुकी है और या तो फिर वो ओल्ड हो चुके हैं, वृद्ध हैं। दूसरी इक़्तिदार होकर कि वो अपना राइट समझने लगे हैं। वो कहते हैं इस भूमि में मेरा राइट है, मैं अपने पैसा आएगा तो मैं अपने पास रखूँगा, मैं किसी को क्यों दूँ। मतलब एक तरह से विद्रोह की भावना आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो उनके डेथ है तो वृद्ध डेथ हो चुकी है या वृद्ध हो चुके हैं तो रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं। ये जो ब्लॉक करके बैठे हैं वो अपना राइट समझने लगे हैं। तो उसने क्या किया, एक बूढ़े लोग सेवा तो दे ही नहीं सकते, सेना में कोई कार्य तो कर नहीं रहे, बस पैसा इकट्ठा करके हमारे पास भेज रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात, जो जमशेद अधिकार समझ बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है भाई, हम इस शर्त पे भूमि दी गई थी कि आप सेवा देते रहेंगे। तो दोनों ही एंगल में इसने क्या किया, इनकी जो इक़्तिदारी थी उसको कैंसिल कर दिया
और इसको पुनः ग्रहण इनकी इख्तियारी को, ज़मीन को पुनः वापस ले लिया, पुनः ग्रहण वापस ले लिया, ठीक है। और इन दोनों को, जो ओल्ड हैं या जो राइट है, इन दोनों को पेंशन दे दी, इनको पेंशन दे दी कि आप लोग घर जाइए, और यहाँ पर जो पुनर्ग्रहण करके नव युवक, जो नए योद्धा थे, जो नए सैनिक थे, उनको उन्होंने इख्तियारी दी। इससे क्या हुआ, पहली बात तो सेना पुनर्गठित हुई, ठीक, सेना में नए लोग भर्ती हुए। दूसरी बात, जो पुराने लोग थे उनको पेंशन देकर उनका रास्ता साफ हो गया। तीसरी बात, रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा। इस तक कई पॉइंट्स है जिससे एक सुधार की दृष्टि में एक कहा जाए मील का पत्थर ये बात साबित हुई। 2000 इख्तियारी थे, लगभग 2000 इख्तियारी को इसने किया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक वर्ड यूज़ किया, सेना मजबूत हुई। सेना मजबूत हुई, निरंकुश शासक के विरुद्ध के रूप में यदि आपको भूमिका निभानी है तो आपकी सेना जरूर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप तो कुल मिला के प्रथम दृष्टया अत्याचार करेंगे लोगों पर। प्रथम दृष्टया अत्याचार, राइटर्स लिखते हैं कि बलबन की नीति भले ही क्रूरतापूर्ण और निर्दयतापूर्ण या बर्बरतापूर्ण थी, लेकिन उसके उद्देश्य हार्दिक थे, उसका उद्देश्य सही थे, लेकिन उसकी नीति बर्बरतापूर्ण थी। तो निरंकुश शासक के रोल में जब आप आ रहे हैं, तो यदि आपके पास डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये बात बलबन भी जानता था। तो उसने सेना में नवयुवक तो अटेंड किए हैं, लेकिन अब सेना के स्ट्रक्चर को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी के जो हेड होते हैं वो, मैंने एक एग्जाम्पल तो बताया, एक इमादुत मुल्क होते हैं, इमादुत मुल्क नाम का एक कैरेक्टर होता है इनके दरबार में। ये अपनी सिफारिशें देता है, ये इसका प्लान बनाता है। इसने प्लान क्या बनाया कि एक विभाग जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा विभाग जनरेट कर दिया जाए जो सेना से रिलेटेड ही काम करे, ठीक। और उसे आरिस ए मुल्क सा, आरिस विभाग ऐसे कुछ नाम बताया गया। तो दीवान ए आरिस या दीवान ए आरिस, तो ठीक है, आरिस विभाग ऐसे कुछ बताया गया इसका ना। तो आरिस विभाग उसने बना दिया, ठीक है। मतलब इस विभाग का काम था सेना में भर्ती करना, सेना के अस्त्र पर अपडेट रखना, सेना के वेतन को टाइमली विड्रॉ करा देना, किसी का वेतन होल्ड ना करना, इस तरह के काम ये आरिस विभाग करता था। तो क्योंकि इसके सजेशन इसने दिया था, तो बलबन ने इसके 2 काम दिए। इसे दीवान आरिस, मतलब इस का सैन्य विभाग था। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये सैन्य विभाग था। तो इसको दीवान ए आरिस, मतलब इसका हेड बना दिया गया इमादुद्दीन को, दीवान ए आरिस, और इसे एक उपाधि दी गई कि तुमने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी सिफारिशें दी हैं, तो इसे रावत ए अर्ज नाम की का जो उपाधि भी दे दी, पद भी दिया और प्रमोशन, ये कहा जाए मेडल भी दे दिया और पोस्ट भी दे दी, ठीक है। ये उसने, अब आरिस विभाग का काम क्या होता है, आरिस विभाग का काम था सेना को अपडेट, सेना में नियुक्तियां करना, भर्तियां करना, अस्त्र से रिलेटेड काम करना, वेतन विड्रॉ करना, मतलब सेना से जो शिकायतें हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, बस वही है, इसको सेना अपडेट कर दिया। एक तरह से सेना का नए युवकों को भर्ती की, यहाँ से पैसा बचाया, और यहाँ पर नए युवकों को भर्ती को उनको कंट्रोल करने के लिए सेना विभाग कंट्रोल कर दिया। अब इसके समझ में आपको रिसेंटली एक एग्जांपल भी बिल्कुल बर्निंग पॉइंट मिलेगा। भारत सरकार ने एक अब नई पॉलिसी लाया है जिसमें हर व्यक्ति को जो चाहे वो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उसका भी कारण यही है। आप उस पॉइंट को डिस्कस करिए, उसको पॉइंट को एनालाइज करिए। उसमें जब एनालाइज करते हो आप पाएंगे तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट सेना को अपडेट करना चाहिए, नव युवकों को मौका देना चाहती है, जो नवयुवकों मौजूद, और कहीं ना कहीं उसका एक बजट व्यू भी आ रहा है। क्योंकि पिछले जब इस बजट में जब देखा गया 2005 से लेकर 2019 तक लगभग सेना में जो पेंशनर्स का बजट था वो लगभग 10 गुना तक बढ़ चुका है। तो इस बजट को कंसोलिडेट करने, इस बजट को कम करने के लिए भी एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है। ये सिर्फ ओपिनियन है, इसके बारे में देखिए, ये सिर्फ ओपिनियन है, इसके बारे में कोई भी अथॉराइज बात से सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है। ओके, ये सिर्फ ओपिनियन है जो अभी करंटली डिस्कस किया जा रहा था। मैं ये बात बता दूं, ये सिर्फ ओपिनियन है, न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो इमादुद्दीन बुली ने आरिस विभाग सैन्य ये अब ये किया, और ये इख्तियारी को एक और काम किया, गुप्त विभाग, जो रॉ आईवी जैसे इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वैसे उसने गुप्त विभाग का भी ऑपरेट किया। गुप्त विभाग, इसके जो कर्मचारी थे, जो जासूस थे, उनको कहा जाता है बरीद।
कहा जाता था। और जो हेड थे वो बरीद ए मुमलिक, इस विभाग के हेड को बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। तो ऐसा कहा जाता था कि बलबन के टाइम हर इक्तेदारी में और हर जनसाधारण में बलबन का एक नया गुप्तचर अपॉइंट किया रखा है। ठीक, मतलब इन तीनों बातों पे, इसको तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन इन दोनों पॉलिसीज़ पर बलबन ने बहुत कंसिडर किया, बहुत काम किया। और इसमें एक अच्छी बात ये कि बरीद ए मुमलिक इसके हेड को कहा गया। तो इसमें एक अच्छी बात ये कि तो इनको ये सेवाएं तो देता था, ठीक, इस पर पूरी हद तक सुविधा नहीं, लेकिन इसके जो गुप्तचर थे उनको दंड भी बहुत दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है एक गुप्तचर ने बदायूं को सूबेदार मलिक बकबक के संबंध में गलत सूचना दी थी, तो उसको मरवा दिया था बलबन ने। सूचना गलत मत देना, सूचना गलत देना, सही देना और टाइमली देना। ये नहीं पहले युद्ध हो जा रहा है उसके बाद सूचना आ रही कि युद्ध करने वाले हैं, ठीक, ऐसी सूचना मत देना देर से। तो ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बलबन के टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला तो इक्तेदारी, 2000 इक्तेदारों को कहा जाए उनकी इक्तेदारी वापस ले ली थी जांच करवा के, क्योंकि कुछ बूढ़े हो गए तो कुछ अपना राइट समझने लगे थे, तो उनकी वापस लेके नए लोगों को एलोकेट किया और जो पुराने थे उनको पेंशन देके घर बैठा दिया। दूसरा था आरिज़े विभाग, आरिज़े मुल्क या ऐसे कुछ विभाग का नाम था, आरिज़े मुल्क करके नाम था। तो उसमें सैन्य विभाग था, इसके इमादुत मुल्क ने इसका सिफारिश दी थी, दीवान आरिज इसको पद दे दिया और रावत ए अर्ज इसको उपाधि दी थी। गुप्त विभाग में बरीद और विभाग के हेड को बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। ओके, तो ये 3 पॉलिसी हो गई। अब देखिए थोड़ा सा हम और अंदर चलते हैं और डीपली जाने की कोशिश करते हैं। तो एक समरी के तौर पे कैरेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि बलबन वास्तव में उसकी जो नीतियाँ थी वो सही थी या गलत थी। एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। पहले तो उसका शुरुआत से स्टार्ट चलते हैं। एक छोटा सा मलिक जो खान हुआ फिर सुल्तान हो गया, पहले खान हुआ फिर सुल्तान हो गया। तो लगभग इसका टाइम पीरियड 40 ईयर्स का रहा। 40 ईयर्स में मोस्टली वो नायाब ए ममलिकत के पद पे विराज बैठा, ठीक है, लगभग 20 सालों तक नायाब ए ममलिकत, और फिर लगभग 22 सालों तक वो सुल्तान पद पर बैठा। इस दौरान जो उसका मेन, सुल्तान बनने के बाद जो उसका मेन उद्देश्य था, ये याद रखिएगा मेन उद्देश्य क्या था। उद्देश्य उसका था जो भारत में तुर्कों के नवसंगठित, भारत में तुर्कों की नवसंगठित, नव स्थापित सत्ता है, सत्ता को स्थायीकरण देना, स्थायीकरण करना या संगठित करना। क्योंकि तुर्कों की सत्ता जो स्थापित हुई थी एक वक्त के बाद, वो अभी भी उतनी कम मजबूती से उसने पैर नहीं जमाए थे, क्योंकि एक लंबे समय तो संघर्ष ही चल रहा था 40 और सुल्तान के बीच में। तो इसका उद्देश्य तय था कि जो तुर्कों की स्थिति है वो एक तरह से मजबूती से भारत की सत्ता में अपने पांव जमा ले। इसके कारण उसने 2 पहलुओं पे विशेष ध्यान दिया। पहला पहलू था कि पहला पॉइंट यह आया कि एक निरंकुश, एक डिक्टेटरशिप की पॉलिसी अपनाई। निरंकुश शासक जिसके आधार उसने राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने के साथ एक कठोर और बर्बरतापूर्ण नीति अपनाई। उस नीति के बचाव में राइटर्स लिखते हैं कि उसकी नीति तो गलत थी, लेकिन उसके उद्देश्य हार्दिक थे, उद्देश्य उसके सही थे। दूसरी तरफ इसने हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी, डिफेंसिव बैटिंग की। डिफेंसिव बैटिंग का मतलब उसने कभी भी अन्य राज्यों पर, अन्य हिंदू राज्यों पर अटैक नहीं किया जीवन में। अन्य राज्यों, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके स्वाधीनता से खुश था या फिर उनसे डरता था, ये कतई नहीं। वो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। वो ये कहीं नहीं चाहता कि हम अन्य राज्यों पर अटैक करने जाओ और मंगोल या अन्य कोई राज्य के हमारे राज्य पर अटैक करके जो करी कराई हमने काम किया उसको भी बर्बाद कर दे। तो इस आधार पर उसने कभी भी अन्य राज्यों पर अटैक नहीं किया। पहला पॉइंट ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में जब उसकी नज़र डालते हैं तो वो हमेशा जब उसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा करते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा करते हैं, तो ये ऐसा कहा जाता है वो कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था, और हमेशा अपने धार्मिक नीति और नियमों को फॉलो भी करता था, फॉलो भी किया उसने।
और ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उनसे सत्संग करना, उनके साथ बैठ कर सभाएँ करना, ये सब उसको अच्छा लगता था, जो धर्म सभाएँ करता था। और साथ ही साथ एक राइटर ऐसे लोगों को सदैव हमेशा भोजन उन्हीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भोजन भी करता था, ठीक, भोजन करता था, धर्म के रिलेटेड में बातें भी, धर्म के रेफरेंस में बातें भी करता था। ये सब मतलब धर्म के प्रति भी वो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ उसको देखने को मिलता है। लेकिन है वो निरंकुश शासक ही। मैंने कहा था उसके शासन के, सत्ता के बीच में कोई आता था तो उसको वो छोड़ता नहीं था, ठीक, इतनी मुश्किल से इतना सुल्तान बना है, ऐसे तो नहीं किसी पर कर देगा। तो उसने अपने मौलवियों, धर्म गुरुओं को ये निर्देश भी दे रखा था, धर्म गुरुओं को ये निर्देश दे रखा था कि उन्हें अपनी धार्मिक सीमा में ही रहना चाहिए, धार्मिक सीमा में ही रहना चाहिए, और उन्हें धार्मिक सीमा में रहें, और वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ये धर्म गुरुओं, मौलवियों, उलेमाओं को उन्होंने ये कहा जाए डायरेक्शन दे रखा था कि धर्मगुरु धार्मिक सीमा में ही रहें, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप मत करें, ठीक। ये होगा रिलीजियस। अब रिलीजियस में थोड़ा सा और मर्ज करने की कोशिश करते हैं कि उसने कई महान हस्तियों को भी अपने दरबार में शरण दी थी, जैसे अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों थे। ये इसके बड़े पुत्र जो था ना, शहजादा मोहम्मद खान, उसके दरबार में आए होते, उसके टाइम पे आए होते, लेकिन अब वो चला गया तो अब इनका संरक्षण कौन देगा। तो उसके बाद बलबन ने उनको बाकायदा संरक्षण दिया था, ठीक है, किसी तरह के इनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा जाए हिसामुद्दीन, ठीक है, और हैतामुद्दीन और बदद्दुद्दीन, ये सब चिकित्सक और ज्योतिष थे। ये बलबन के दरबार में आए थे संरक्षण पाने के लिए, तो इनको भी उसने संरक्षण दिया था। कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन जब जानकारी चल रही है तो बताता जा रहा हूँ मैं। और क्या था बलबन की, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं कि उसने राजा के पद को एक राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। उसने राजा के पद को संस्था के रूप में डिसाइड किया था, संस्था के रूप में स्थापित किया था, और इसके राजत्व के सिद्धांत को राजाओं का दैवी सिद्धांतों से तुलना भी की जाती है, ठीक। उसने सत्ता में जब वो राजा बना था तो बिल्कुल रॉयल्टी के साथ आता था, मैंने पहले बता दिया हूँ। और सबसे एक अलग बात जो इसमें देखने को मिलती है, वो कहता है वो तुर्की नस्ल को सर्वश्रेष्ठ मानता था, तुर्कों को सर्वश्रेष्ठ मानता था, जो बेस्ट हैं, कहता था बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हमेशा तुर्कों को ही जाएगा, तुर्कों को ही बेस्ट मानता था। और बेस्ट तो मानता, और साधारण लोगों से बात तक, साधारण लोगों से घृणा करता था, जो निम्न कुल के लोग होते हैं उनसे बात नहीं करता था, ठीक। तो निम्न कुलीन हैं, साधारण लोग हैं, उनसे बात तक नहीं करता था, उनसे घृणा करता था। भारतीय मुसलमानों को, जो इंडियन मुस्लिम हैं, उनको किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया। कारण क्या था कि उनको श्रेष्ठ मुसलमान नहीं मानता था और अच्छा मुसलमान नहीं मानता। इसी कारण एक इनके इक़्तिदार थे, उसने भारतीय मुसलमानों को पद पर नियुक्त कर दिया, तो उस इक़्तिदार से इसकी इक़्तिदारी भी छीन ली थी, ठीक, ऐसा बताया जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, उद्देश्य उसका क्या था, जो तुर्कों की स्थिति को सुसंगठित करना। इसके लिए उसने दोनों नीति अपनाई, डिफेंसिव नीति अपनाई और निरंकुश शासक के रूप में नीति अपनाई। दूसरा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में कट्टर हिंदू था, लेकिन धार्मिकता को राजनीति के साथ मर्ज करने की उसकी सख्त हिदायत थी, मर्ज ना करने की सख्त हिदायत भी दी थी। अमीर खुसरो, अमीर हसन को संरक्षण दिया था और तुर्कों को ही बेस्ट मानता था, उसके अगेंस्ट और तुर्कों के अगेंस्ट किसी को मानता, किसी को भी वैल्यू देता नहीं था। तो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम लोग चर्चाएँ करते हैं तो देखते हैं, तो इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन अपनी सदी का महानतम श्रेष्ठ सुल्तानों में से एक था। और जब पूरे गुलाम वंश पर चर्चा करते हैं तो ये देखते पाते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि बलबन था तो साधारण कोटि का व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ के कारण उसे एक असाधारण छवि में, असाधारण सुल्तानों में रखा जाता है। और गुलाम वंश में वो इल्तुमिश के बाद द्वितीय महानतम सम्राटों में गिना जाता है, महानतम सुल्तानों में गिना जाता था, ठीक है। ये समरी के तौर पर बनता है। तो द्वितीय से गुलाम वंशों में इल्तुमिश के बाद वो बलबन द्वितीय
महान सुल्तानों में गिना गया गुलाम वंश में। ठीक, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग का बलबन चैप्टर समाप्त होता है। बलबन के साथ देखिए, बलबन के बाद उसके उत्तराधिकारी कोई काम नहीं है। उसने कोशिश तो पूरी की, एक संगठन को स्थायित्व तो प्रदान किया, लेकिन उसकी कुछ खास नहीं है। और 87 में उसकी मृत्यु हो गई। 87 में दिल्ली में दफनाने के बाद उसके बाद जो कैखुसरो बैठता है, उसके बाद कैकुबाद, क्यूमर्स, ये सब बैठते हैं। और धीरे धीरे 3 साल में 1290 में गुलाम वंश, जो तथाकथित गुलाम वंश है, उसका अंत हो जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे आज के फाइनल और नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग गुलाम वंश बलबन के बाद के जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थोड़ा सा टॉपिक्स है, उस पर डिस्कस करते हुए आज का वीडियो समाप्त करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। संभवतः ये आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड होगी और इसमें हम लोग बलबन के बाद का जो उत्तराधिकारी होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो बलबन की मृत्यु हो चुकी है और उसके जीवन के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में, उसके वैल्यूएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, थोड़ा सा एक सीरियल बनाते हुए चलेंगे और हर चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। नाम मैं डोनेट करूँगा और उसके बारे में डिटेल में बताता भी जाऊँगा। तो 1287 में बलबन की हो जाती है मृत्यु और सुल्तान बनता है कैकुबाद, कैखुसरो सुल्तान बनता है। ये कौन होता है? बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद का पुत्र और बलबन का पोता। ठीक है, बलबन का पुत्र या ग्रैंडसन, ठीक, ग्रैंडसन होता है। अब देखिए, ये जब सुल्तान तो बन गया, लेकिन इस समय दिल्ली का एक कोतवाल है फखरुद्दीन, नाम याद रखिएगा, फखरुद्दीन, दिल्ली का कोतवाल है। इसने एक षड्यंत्र रच कर इसको अवधस करके जो बुगरा खां का पुत्र होता है कैकुबाद, इसको सुल्तान बना देता है कैकुबाद। ये कौन होता है? बुगरा खां का पुत्र होता है। ठीक, कैकुबाद को सुल्तान बना देता है। लेकिन इस समय देखिए, कैकुबाद के बारे में डिटेल थोड़ा समझिए। कैकुबाद जीवन भर बलबन के अंडर में ही उसका पालन पोषण हुआ था। बलबन मैंने बताया हमेशा बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह, उसका बुगरा खां भी और कैकुबाद दोनों ने बलबन के कठोर रूप को देखा था, कभी भी सॉफ्ट रूप को नहीं देखा। तो दूसरा में तो ये हमेशा डरा सा रहता ही था। इसने कभी भी बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस वाला लाइफ इसने अभी तक फॉलो की थी। कभी भी उसने आमोद प्रमोद में पढ़ा ही नहीं था, विलासताओं में पढ़ा ही नहीं था। तो अचानक सुल्तान बना दिया गया, अब इसके पास सारे राइट आ गए, तो ये बन गई, ये आमोद प्रमोद में पड़ गया, मतलब मौज मस्ती में पड़ा रहा। नृत्य देखना, मदिरापान करना, इस तरह के कार्य में करता रहा और शासन पर कंट्रोल नहीं किया। तो शासन के इस कारण एक कंट्रोलर आ गया, निजामुद्दीन, जो कौन होता है? ये फखरुद्दीन का ही दामाद है। ये फखरुद्दीन का ही दामाद है, निजामुद्दीन फखरुद्दीन का दामाद है। ये कंट्रोल में आ गया। अब पूरी शासन की स्थिति गड़बड़ा गई, क्योंकि शासन मेनली कंट्रोल में आया इसके, और ये तो बस एक तरह से सत्ता में बैठे कुर्सी पर। ठीक, शासन की स्थिति गड़बड़ा गई। सुल्तान नृत्य देख रहा है, निजामुद्दीन शासन कर रहा है। तो इस बात का पता चलता है लखनौती में इक़्तिदारी पद पर तैनात बुगरा खां, जो इसके पिता है, जो क्या बताता है। अब वो बुगरा खां चल देता है इसके लिए। बुगरा खां इसको समझाने के लिए चलता है। अब राजा है, अकेले तो आएगा नहीं, सेना साथ लेके आएगा। तो इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। निजामुद्दीन कैकुबाद को क्या करता है? बरला देता है या फिर मिसगाइड कर देता है। कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता तुमको मारकर 70 हथियाने आ रहे हैं। पहला पॉइंट, तुम्हारे पिता तुमको मारकर 70 हथियाने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर दूर से ही अटैक कर देना। उनके पास तुम भी सेना देते हो, तो हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अटैक कर दो। तुम्हारे पास, तुम भी तो सुल्तान हो, तो कोई कम थोड़ी नहीं हो। तो ये भी पूरी सेना बिल्कुल आर्मी बिल्कुल फिल करके तैयार चल देता है, पूरी आर्मी के साथ अपने पिता के ही अगेंस्ट चल देता है। उधर जब निजामुद्दीन को पता चलता है कि बुगरा खां अटैक करने नहीं, उसको समझाने आ रहा है, तो ये और कैकुबाद को बता देता है कि देखो, सुल्तान है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे हर एंगल से परिचित होंगे, तो दूर ही से उन पर तीर मारना, 5 जन कोशिश मत करना किसी तरह। 5 जन कोशिश करना, 2 पॉइंट। पहले तो कहता है कि भैया वो अटैक करने आ रहे, फिर कहते हैं कि दूरी से तीर मारना। कहीं समझा, अगर दोनों मिल गए तो निजामुद्दीन की कुर्सी चली जाएगी। तो इसीलिए निजामुद्दीन पूरी भरसक प्रयास करता है कि दोनों का मिलन ना हो। उधर कैकुबाद भी दिमाग में बिल्कुल माइंड सेट होता है कि मेरे पिता मुझको मारने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आर्मी में, दिल्ली में बैठा है ना, दिल्ली में भी बुगरा खां के कुछ समर्थक हैं।
तो समर्थक बुगरा खां को बता देते हैं कि कैकुबाद आपके अगेंस्ट अटैक करेगा, ठीक, कैकुबाद आपके अटैक करेगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि निजामुद्दीन ने उसको मिसगाइड किया है। अब बुगरा खां क्या करते हैं, जब दोनों आसपास में आते हैं यहाँ पर, तो बुगरा खां पहले ही हाथ जोड़ खड़े होते हैं, सुल्तान माई बाप मुझे माफ़ कर दो, आप दिल्ली के सुल्तान हो, मैं तो आपके अंडर ही में हूँ, ये वो फलान बातें बनाते हैं। बुगरा खां बिल्कुल हाथ जोड़ के सुल्तान के जैसे सुल्तान की सजदा प्रथा होती है उसी तरह झुक के खड़े हो जाते हैं, जो आपकी आज्ञा होगी वो मैं मानूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी बड़ी सेना लेके आया, ये वो करती है। तो इससे कैकुबाद बहुत द्रवित होता है, कैकुबाद बहुत दुखी होता, द्रवित, उसका हृदय द्रवित, मेरे पिता मेरे सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठे हैं, ये कैसी स्थिति आ गई है। आप निजामुद्दीन ने तो मुझको बताया था कि मुझे मारने आ रहे, पर ये तो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये मुझसे कैसी गलती हो गई, मैं इनके अगेंस्ट आर्मी लेके आ गया, सेना लेके आ गया। तो दोनों में मिलन होता है, ठीक, दोनों में युद्ध कैंसिल होकर अब दोनों लोग साथ गले में हाथ डाल के चले आए साथ। अब दिल्ली में कुछ दिनों साथ साथ रहते हैं, दिल्ली में कुछ दिनों बुगरा खां दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन जब बुगरा खां जाने लगता है तब असलियत बताता है कि शराब पीना छोड़ दो और आमोद प्रमोद छोड़ दो, और जो मेरे बारे में तुम्हें बताया गया था, निजामुद्दीन ने बताया, वो बिल्कुल गलत बताया था, मुझे सब पता था, लेकिन ये सब मैंने एक्टिंग की थी, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, हाथ जोड़ के मैंने आपको बस गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा किया था। अब कैकुबाद को वास्तविकता रियलिटी पता चलती है क्या थी, तो रियलिटी जहाँ पता चलती है तो वो निजामुद्दीन को विष देकर मरवा देता है, इसको उसने मरवा दिया, और इनको बल याद आ गया कि मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान सब कुछ भी, शराब भी छोड़ दी, नृत्य देखना छोड़ दिया, सारे अमोद प्रमोद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद, कब तक तुम छोड़ोगे, कुछ दिनों बाद ये फिर से उसी हरकतों में आ जाते हैं। आमोद प्रमोद में कैकुबाद फंस जाता है, प्रमोद में कैकुबाद फिर फंस जाता है। तो अब पिताजी कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा बताने, बार बार एक बार समझा दिया, अब दोबारा फिर पड़ गए। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, याद नाम रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से इसी पर चर्चा होगी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कथित तौर पे गैर तुर्की था, कथित, मैंने देखा कथित बोल रहा हूँ, गैर तुर्की था, वास्तव में तुर्की था कि नहीं था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तुर्क इसे गैर तुर्की मानते थे, अफगानी मानते थे, मतलब तुर्क इसे अफगानी मानते थे। अब देखिए शासन की डोर आ गई है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथ में, और ये फिर से शराब के नशे में पड़े रहते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको मैं फिर फिरोज लिखूँगा। अब शासन दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तो तुर्क और एक तो गैर तुर्क। जो गैर तुर्क थे उसका नेतृत्व ये कर रहा था, और जो तुर्की थे उसका नेतृत्व सुरखा कर रहा था, सुरखा कर रहा था, ठीक है। सुरखा, दो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और सुरखा। सुरखा जो तुर्कों को, जो सुल्तान के समर्थन में है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अपनी फील्डिंग खुद ही सजा रहा है। अब देखिए कुछ दिनों बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है, तो ये होगा बेकार, ये व्हील चेयर पर बैठ गए, इनको लकवा मार गया। तो अब इस स्थिति में जो नया सुल्तान बना, देखिए कैकुबाद जब सुल्तान बनता है तो इसकी उम्र सिर्फ 17 या 18 साल होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसके बाद जो बनता है क्यूमर्स, इसकी उम्र सिर्फ मात्र 3 वर्ष होती है, ये सुल्तान बन गया। तो देखिए इसको सुल्तान पर किसने बैठाया, सुरखा के तुर्कों ने सुल्तान बैठाया। तो अब सुरखा समझने लगता है कि अब सारी पावर हमारे पास है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन फिरोज क्या करता है, प्लान को जान जाता है और प्लान को फेल कर देता है, प्लान को जानकर उसको फेल कर देता है। और फिर क्या कहता है, कैकुबाद को मार देता है, कैकुबाद को, जिसको लकवा था उसको मार दिया। मारने के बाद पावर पूरी आ गई हाथ में, और कुछ दिनों बाद क्यूमर्स को भी मार दिया, वो तो बच्चा था, वो तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा था, तो क्यूमर्स को भी मार देता। और अब फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बन के बैठ गया, दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बन गया। और यहीं से एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसे होते हैं खिलजी वंश, जिसमें सिर्फ 4 मुख्य शासक होते हैं और
1290 से 1320 तक सिर्फ 30 साल तक ये शासन चलता है। इसमें सिर्फ एक ही मेन राजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ पर, और ये जो 1287 1287 से 1290 तक जो ये लड़ाई चली, मोटे तौर पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और सुरखा कैकुबात क्यूमस के बीच में जो लड़ाई चली, इसे इतिहास का वंशवाद की क्रांति कहते हैं। वंशवादी क्रांति कहते हैं क्योंकि एक वंश का अंत होकर दूसरे वंश से कोलेट हुआ, इसीलिए इसे वंशवाद कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए वंशवाद की क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाम वंश से है, गुलाम वंश और खिलजी वंश से है। ओके राइट, यहाँ पे हम लोग का गुलाम वंश खत्म होता है। एक कहानी टाइप की थी, लेकिन बस इससे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रशासनिक पॉलिसीज़ पूछी जाएंगी। जैसे अलाउद्दीन के जब हम पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन के में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गुलाम वंश से इल्तुतमिश के जो हमने सुधार पढ़े, जो उसने कार्य कराए, उससे पर चर्चा की जाती है। बलबन के बारे में जो इल्तुतमिश के बाद जो ज़्यादा पोर्शन आता है वो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, ना कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से हम लोग का गुलाम वंश खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बता चुका हूँ, इसमें हम लोग सिर्फ 4 शासक चर्चा करेंगे। 20 सालों तक इनका 20 से 30 सालों तक इनका शासन चलता है। सबसे कम दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम टाइम का पीरियड होता है वो इन्हीं का होता है, खिलजी वंश का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, आई थिंक बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर हुई थी। तो पद्मावत फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, सभी को परिचित होगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मूवी पर मत जाइएगा, मूवी में कभी भी बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं। उनकी जो रियलिटी है, जो NCERT बेस्ड सिलेबस है, उस पर हम लोग बेस्ड होकर चलेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मूवीज़ पे या फिर गूगल करके किसी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क मत लगाया करें। गूगल में अगर आप अकबर की वाइफ देखेंगे तो जोधा अकबर भी दिखा देंगे, लेकिन अकबर की वाइफ जोधा अकबर NCERT बुक्स में कहीं भी मेंशन नहीं की जाती हैं, राइट। तो आप स्टूडेंट्स हैं, आप कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बुक्स पे ही ज़्यादा बेस किया करिए, ना कि टीवी और मोबाइल पर। तो मिलेंगे ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो मैंने आपसे लोग क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है और किस प्रकार का अधिकार है, और अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की मूल आत्मा या उनका फेवरेट आर्टिकल बताया, अपना फेवरेट आर्टिकल बताया है। उन दोनों आर्टिकल पर, संपत्ति के अधिकार के पे और आर्टिकल 32 पे मुझको डिटेल में बनाएंगे। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।